खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में 10 बजे तक साथ देंगे ज़हूर लोला भी। आज के प्रोग्राम में इससे पहले कि मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ जाएं, फटाफट से आज के दिन की सबसे पहले बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है वो आपको बताना ज़रूरी है। फॉर्मेट के मुताबिक स्पेशल सेगमेंट है, कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीहात में शामिल रहता है और इसके अलावा एक एक करके फिर खबरों की तरफ चलेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ बड़े फैसले उस पर चलेंगे, उस पर क्या फीडबैक आ रहा है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं सियासी सरगर्मियां उरूज पर है, हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ उसने मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर उथल पुथल मचाया है और कई ऐसी पार्टियां जहां पर कुछ के लिए अच्छी खबर है और कुछ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आज का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की सियासत के एतबार से, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, अपने नुमाइंदों के पास क्या तैयारियां इंतजामी सतह पर हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें क्या कर रही हैं और कुछ वो जमातें जिन पर अब तक पाबंदी रही। एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल प्रोसेस का दोबारा से हिस्सा बनने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, इन खबरों पर जाने से पहले आज के दिन की बात। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। आज अगस्त की 27 तारीख है, मंगलवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है, कौमी और आलमी सतह की चंद अहम वाक़ात है, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज के दिन 27 अगस्त 1604 में अमृतसर के गोल्डन मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब रखी गई थी। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। और 27 अगस्त 1870 में आज के दिन हिंदुस्तान की पहली मजदूर तंजीम श्रमजीवी सिंह कायम हुई, जिन्होंने मजदूरों के हुकूक के हवाले से बातचीत की, सरकार तक पहुंचाई। और 1781 में आज के दिन मैसूर के हुक्मरान हैदर अली ने पालीपोर में बरतानवी फौजियों के साथ जंग की। 1999 में आज से करीबन 34 बरस पहले सोनाली बनर्जी हिंदुस्तान की पहली खातून मैरीन इंजीनियर बनी। और 1881 में आज के दिन अमेरिका के फ्लोरिश में तूफान आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 700 अफराद की मौत वाक़ा हुई। 1916 में 27 अगस्त आज के दिन रोमानिया ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जंग शुरू हुई। 1939 में जेट ईंधन वाले दुनिया के पहले तैयारा ने जर्मनी से परवाज भरी, उड़ान भरी। और 99 में आज के दिन वाशिंगटन में मगरबी सफारत खाना के 55 एहलकारों को अमेरिका ने मुल्क बदर किया, ये आज ही के दिन हुआ था। 2007 में 27 अगस्त को आज के दिन यूनान के जजीरे मोरा के जंगलात में जबरदस्त आग लगी और भयानक आग के इस नतीजे में 62 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। 2007 में आज के दिन ये हुआ था। और 1694 में आज के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड को कानूनी हैसियत हासिल हुई, कानून ने उसे एक्सेप्ट किया लाने। और 1983 में आज के दिन हेती में आईन नाफिज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का कयाम आज के दिन अमल में इस मुल्क में लाया गया। और 1974 में आज के दिन क्यूबा में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, पहली फेडरेशन थी बॉक्सिंग की, इसका कयाम अमल में लाया गया। और यही वजह है कि आज के दिन जब इसका कयाम अमल में लाया है, आज के दिन 27 अगस्त को पूरी दुनिया में बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग डे भी आज के दिन मनाया जाता है। और जो बॉक्सर्स है या उनके जो मुश्किलात है उसके हवाले से बातचीत की जा रही है आलमी स्तर पर। जैसे माजी के वाक़ात क्या कुछ आज के दिन रहा है, लेकिन बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। और इससे पहले कि हम सियासत पर आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगरचे तापमान इस वक्त नरम है लेकिन सियासत का माहौल गर्म है। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ फैसले हैं वो आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेहत निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और एक फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लिया गया है। और जो हॉस्पिटल्स के लिए जो लैंड थी उनको उस पर उसके जो रूल्स थे, कवानीन थे, उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि जम्मू कश्मीर में जो सेहत का निज़ाम है, तिबी निज़ाम है, इसको बेहतर बनाया जाए। आपको बता दें कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में अस्पताल के प्रोजेक्टों के लिए जो ज़मीन मुख्तस की है उसके हवाले से जो कानून है उनमें सख्ती लाई गई है ताकि जो सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक अहम इकदाम के तौर पर माना जा रहा है। मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत ने अस्पताल के मनसूबों के लिए ज़मीन की अलाटमेंट के लिए सख्त नई हिदायत जो है वो जारी की है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में इस हवाले से हाल ही में एक जो 10वीं मीटिंग है वो भी जब मुनक़द हुई तो उसमें ये बात सामने आई थी कि प्रमोटर्स
कि अपने वादों को पूरा करने में एक तरफ से वो नाकाम रहे हैं, दूसरी तरफ से जो ज़मीनी वसाइल अस्पतालों के लिए थे, अस्पताल प्रोजेक्टों के लिए थे, उसका भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा था। चलिए, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फैसला हुआ है और अस्पतालों के प्रोजेक्टों के लिए हुसूल अराजी के लिए जो इकदाम अब तक उठाए जाते रहे, उनके लिए जो कवायद व ज़वाबित वज़ह थे उनमें तब्दीली की गई है। इमरान नाइको हमारे साथ हैं। कवानीन में इमरान सख्ती हुई है, क्या तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं? पहले क्या था जो अब नहीं होगा? जो इस बार अगर मजीद प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन हासिल की जाती है तो क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी मुतल्लिकीन को? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मजबूत बनाने की समत में एक अहम इकदाम के तौर पर यूनियन टेरिटरी हुकूमत यानी जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अस्पतालों के लिए जमीन अलाटमेंट के हवाले से नई और सख्त गाइडलाइंस मुतारिफ कराई है। इन गाइडलाइंस को जम्मू कश्मीर की हाई लेवल लैंड अलाटमेंट कमेटी ने हाल ही में श्रीनगर में मुनक़िदा 10वीं मीटिंग के दौरान पेश किया। इस इकदाम का बुनियादी मकसद सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि जमीन का मौसर इस्तेमाल हो, जिससे अवाम को मयारी सेहत की सहूलियत मैसर आए। गुज़िश्ता बरसों में कई अस्पताल मनसूबे मुकम्मल न हो पाने की वजह से जमीन का गलत इस्तेमाल देखने में आया, जिससे अवाम को वो खिदमात नहीं मिल पाई जिनकी इन्हें जरूरत थी। ऐसे हालात में हुकूमत के लिए जरूरी हो गया था कि जमीन अलाटमेंट के अमल को सख्त और शफाफ बनाया जाए, ताकि सिर्फ वही दरख्वास्त दहनगान इस अमल का हिस्सा बने जो वाकई अहलियत रखते हैं और अवामी मफाद में काम कर सकते हैं। और इस हवाले से जो नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई, इनके मुताबिक जमीन अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेंट को तकनीकी महारत के साथ साथ माली इस्तेकाम भी साबित करना होगा, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना लाजमी है एक एप्लीकेंट को, खास तौर पर उनके पास गुज़िश्ता 3 सालों में प्रोजेक्ट की कुल लागत का कम से कम 30% नेटवर्थ होना चाहिए, जिसकी तस्दीक एक चार्टर्ड अकाउंट से की जाएगी। यानी वही इदारे इस अमल का हिस्सा बनेंगे जो माली तौर पर मुस्तहकम है और मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दरखास्त दहनगान यानी एप्लीकेंट को अस्पताल चलाने का अमली तजुर्बा भी होना चाहिए, जिसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मयार के मुताबिक 3 अस्पतालों को चलाने की अहलियत शामिल है। इस मयार में कम से कम बिस्तर की सलाहियत की भी वजाहत की गई है, जिसके तहत एक एप्लीकेंट 40%, 50% या 80% की मुख्तलिफ कैपेसिटी के साथ अस्पतालों को चलाने का तजुर्बा होना चाहिए। ये भी इस मीटिंग के दौरान या इन गाइडलाइंस पे कहा गया है या तस्लीम किया गया है कि हर दरख्वास्त दहनगान के पास मतलूबा तजुर्बा नहीं हो सकता, यानी कि अगर किसी के पास कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए कमेटी ने मुतबादिल रास्ते भी फराहम किए। एक ऑप्शन ये है कि दरख्वास्त दहनगान किसी तजुर्बाकार शराकतदार के साथ कंसोर्शियम बना सकता है, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल में पहले 5 सालों के लिए कम से कम 30% हिस्सा रखेगा। ये तरीकाकार उन लोगों के लिए है जो माली तौर पर तो मजबूत है, लेकिन उनके पास अस्पताल चलाने का मुनासिब तजुर्बा नहीं है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि शराकतदार वाकई काबिल एतमाद हो, दरख्वास्त के वक्त तजुर्बाकार शराकतदार से लेटर ऑफ कंफर्ट जमा करवाने की शर्त रखी है, जिसके बाद जमीन अलाटमेंट के कबल बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा। इमरान, ये जो नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, ये क्या सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के लिए हैं या सरकारी अस्पतालों के लिए भी यही इकदाम है या यही अहकाम है? फिलहाल ये जो सरकारी जहाँ गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पतालों के लिए जमीन अलॉट की थी, कई अस्पतालों पर कई सालों से प्रोजेक्ट्स वो अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसीलिए इन गाइडलाइंस का बुनियादी मकसद जमीन की मौसर और बर वक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाना है, ताकि जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे में बेहतरी आए। हुकूमत की ये कोशिश इस पूरे जम्मू कश्मीर में सेहत की सहूलियात तक रसाई को बेहतर बनाएगी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। इस इक़दाम से न सिर्फ नए अस्पताल मंसूबे तरतीब दिए जाएंगे, बल्कि इनकी तकमील में भी मयार और जवाबदेही को तरजीह दी जाएगी। यकीनी बनाने की एक कोशिश है। जो मुजव्वज़ा जो प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंगली ये पता चलता है कि कम से कम अगर कोई अस्पताल के लिए ज़मीन खरीदना चाहता तो जब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा
कम से कम 40% बिस्तर की गुंजाइश का खाका तैयार करके पेश करना होगा और मुजव्वज़ा गुंजाइश 50% और 50 से 80% के दरमियान होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी में कम से कम 26% हसस रखना चाहिए। और मुतबादिल रास्ता है, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो दरख्वास्त दहिंदगान है, प्रोजेक्ट के तमाम तकनीकी और जो ऑपरेशनल पहलू हैं उस पर डिटेल रिपोर्ट तैयार करके कंसर्न अथॉरिटी के सामने रखनी होगी। और जो बेहतर खिदमात हैं, इस मकसद से यूनियन टेरिटरी के अंदर हुकाम मानती है कि इस फैसले से बहुत हद तक चीज़ें बदलेंगी और इसलिए कवायद और ज़वाबित में या कवानीन में सख्ती बरतना बहुत ज़रूरी थी। ये इंतज़ामिया का फैसला। मज़ीद अगर आप खबर पढ़ना चाहें तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी जाइएगा, वहाँ पर मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। अब और मामलात की तरफ आते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए। इसी साल महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर और हमारे साथ ही यानी यूनियन टेरिटरी में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होंगे 10 साल के बाद, तो 5 साल की हुकूमत हरियाणा के अंदर भी मुकम्मल होगी। वहां पर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी और मेजर डेवलपमेंट हुई जिस पर सबकी नजरें हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद है। जैसे ही ये इत्तेहाद हुआ तो नाराजगी भी खित्ते के अंदर काफी ज्यादा दोनों साइड देखी गई। कांग्रेस के भी कई लोग नाराज नजर आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों लीडरान नाराज हैं। इस तरह की इतलात हैं कि कई फॉर्मर एमएलए, चंद एक फॉर्मर मिनिस्टर जो इस पूरे प्रोसेस से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पार्टी से अलग होकर या फिर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। इन सब के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली उम्मीदवारों की फहरिस्त सामने आ गई। 18 लोगों के नाम उसमें मेंशन कर दिए गए। इत्तेहाद का ऐलान रात देर गए हुआ। कुछ मिनट बाद अनंतनाग साउथ कश्मीर से लेकर खित्ता चिनाब तक, जहां पहले फेज में पोलिंग होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 18 नामों का ऐलान कर दिया गया। इन 18 नामों में कई अहम शख्सियात हैं, फॉर्मर एमपी हैं। अनंतनाग ईस्ट से आप शुरुआत करेंगे तो जिम्मेदारी एक बड़े चेहरे को दी गई है। अनंतनाग से रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो पहले जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, दिल्ली में नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो पामपुर से कैंडिडेट हैं। इसके अलावा मोहम्मद खलील बंद पुलवामा से मैदान में उतारे गए। गुलाम मोहिउद्दीन मीर राजपुरा से, शौकत हुसैन गनई जैनपुरा से, शेख मोहम्मद रफी को शोपियां से मैदान में उतारा गया। साबिका रियासती वजीर सकीना ईतू जिनको दमहाल हांजीपुरा कुलगाम से मैदान में उतारा गया, जो 3 दिन पहले पर्चा नामजदगी भी दाखिल कर चुकी हैं। इसके अलावा पीरजादा फिरोज अहमद देवसर से, चौधरी जफर अहमद लारनू से, अब्दुल मजीद लारमी अनंतनाग वेस्ट से, बशीर अहमद वीरी बिजबिहाड़ा से, रियाज अहमद खान अनंतनाग ईस्ट से, अल्ताफ अहमद कल्लू पहलगाम से। ये साउथ कश्मीर के तमाम वो नाम हैं जिनको पहली लिस्ट में जगह दी गई है। इसके अलावा जम्मू सूबे में आप देखेंगे तो जैसे ही इत्तेहाद का ऐलान हुआ तो दूसरी लिस्ट जो सामने आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, महबूब इकबाल भद्रवा से मैदान में उतारे गए, खालिद नजीब सोहरवर्दी डोडा से, अर्जुन सिंह राजू को रामबन से मैंडेट मिला, सजाद शाहीन को बनिहाल से और साबिक रियासती वजीर सजाद अहमद किचलू को किश्तवाड़ से और पूजा ठाकुर जो डीडीसी चेयरपर्सन भी है पाडर नागसेनी से बीजेपी के सुनील शर्मा के सामने उनको मैदान में उतारा गया है। और ये वो उम्मीदवार हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इनको उतारने का ऐलान कर चुकी है तो कांग्रेस इन तमाम लोगों को मैदान में अपने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी अलायंस में जो बात तय पाई है। इस पर मजीद इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि जब ये इत्तेहाद हुआ और ये लिस्टें जारी हुई तो नाराजगी काफी ज्यादा पूरे खित्ते के अंदर दोनों प्रोविंसेस से, दोनों जगहों से काफी ज्यादा, और कुछ लोगों ने रिजाइन किया। थोड़ी देर में उनकी बात भी सुनाएंगे। रात देर गए काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। सारी सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। इशफाक, बदलती हुई सूरत हाल के बीच लिस्ट जारी होना और नाराजगी वाला फैक्टर जिस पर रात देर गए भी हमने बात की थी, ये शायद परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर सकता है दो बड़ी सियासी जमातों के लिए, क्योंकि इतलात जो हमारे पास हैं साबिक वुज़रा, साबिक रियासती वुज़रा और इसके अलावा कई अराकीन असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर जिनका एक बड़ा रोल दोनों पार्टियों की तरफ से रहा है, नाराज नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों ने तो इस्तीफे रात को ही सौंप दिए हैं और वो भी पूरे काडर के साथ पार्टी से अलग होने के फैसले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बार के जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे तकरीबन 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये चुनाव इंतहाई दिलचस्प हो रहे हैं। हर
मिनट गुजरने के साथ एक नई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में बन रही है, और स्पेशली जब हम इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर मौजूद है तो कल रात से हमने जो सियासी डेवलपमेंट देखी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आज का दिन भी इंतहाई अहम होगा। तकरीबन 2-3 बजे तक पूरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी साउथ कश्मीर और जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर कि कौन सा लीडर कहां पर खड़ा है और क्या वो पार्टी का वफादार है या पार्टी से अलम बगावत करके हुए बाहर आ रहा है। जहां तक दो बड़ी जमातों की बात करें जिनके बीच इत्तेहाद हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो दोनों जमातों के लीडरान जो है वो नाराज भी दिख रहे हैं, खुश भी दिख रहे हैं। जिन लोगों को मैंडेट मिला है वो खुश है, जिन लोगों के मैंडेट कटे हैं वो नाराज दिख रहे हैं, और जहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट किया गया है इस पर काफी तनज और तनकीद सोशल मीडिया पर भी हो रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे लीडर्स नाराज दिखे हैं। सोबा जम्मू के अंदर, सोबा कश्मीर के अंदर कुछ लीडर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो पार्टी से अलग में बगावत कर चुके हैं। कुछ लीडर्स आज जब अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे तो सीधी सीधी बात होगी कि वो पार्टी लीडरशिप से नाराज है और पार्टी के बुनियादी काडर को लेकर वो बाहर आएंगे। अब देखना होगा कि जब ये लीडर्स बाहर आएंगे, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लीडर्स कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गिनकर सामने अभी तक आ रहे हैं, जिनका मानना है कि वो किसी भी कीमत पर मैदान में उतरेंगे, चाहे पार्टी उनका साथ दे या ना दे। और अब उसके बाद ये सियासत तेज होगी कि क्या ये लोग पार्टी के अंदर रहेंगे या पार्टी के बाहर रहेंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात यहां पर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे साबिक एमएलएज का जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। कहीं पर कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े टॉप ओहदों पर थे, जिन्होंने इस्तीफे दिए। पार्टी लीडर्स के कहने पर उन्हें यह कहा गया था कि जब भी असेंबली के इंतखाबात होंगे तो आपको असेंबली दंगल में आना है। वो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। और सोबा जम्मू की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सोबा जम्मू के अंदर नहीं है, और बहुत सारी मुश्किलें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खड़ी हो सकती हैं। देख रहे हैं कि सियासी अदला बदली का या जो ये इत्तेहाद हुआ, तो क्या ये माना जाए कि ये जो पार्टी लीडरान नाराज है उनको एतमाद में नहीं लिया गया? और अगर इस तरह ये हो रहा है कि कई लोग पार्टी छोड़ रहे, तो इसका क्या असर आने वाले असेंबली इंतखाबात पर पड़ेगा? पार्टी लीडरों को एतमाद में लेने की बात है तो मुझे, जब आप ये कह रहे हैं ना कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है जी कुछ सीटों पर, तो जरूर कुछ सीटों पर लीडरों के साथ मशावरत हुई है, लेकिन कुछ लीडरों को शायद एतमाद में लेने के बावजूद भी जब इत्तेहाद हुआ है तो उनकी सीट बची नहीं, जिसकी वजह से नाराजगियां जो है वो साफ नजर आ रही है। एक तरफ से ये चल रहा है, कहीं पर मशावरत है, कहीं पर नाराजगी है। तो जब ये नाराजगी और मशावरत का सिलसिला बीच का आप देखते हैं तो ये आने वाले जब इलेक्शंस होंगे, जब यहाँ पर परसों वोटिंग होगी कुछ दिनों के बाद, तो उसका असर आपको साफ दिखेगा। क्योंकि हर एक हल्के इंतखाब में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी पे कुछ उम्मीदवार, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बहुत कम उम्मीदवार अभी तक सामने आए हैं, और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कुछ उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ आजाद उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी तादाद इन असेंबली हलकों के अंदर देखने को मिलेगी, जो या तो कांग्रेस से होंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का माहौल इस वक्त यहाँ वादी कश्मीर के अंदर बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए और नुक्ता नज़र पेश करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। इंतखाबात और इंतखाबी फहरिस्तों की बात हो रही है। जब नाम सामने आए हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जब अलायंस किया, कांग्रेस की पहली फहरिस्त भी सामने आ चुकी है और 9 नामों का ऐलान कर दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिन सीटों पर इत्तेहाद के साथ जाने का फैसला किया या जहां से इत्तेफाक हो सका कि पार्टी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं बल्कि कांग्रेस सिर्फ अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो 3 फॉर्मर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ्स हैं, यानी 3 साबिक सदर कांग्रेस के, जो मैदान में इस बार उतारने का फैसला लिया गया है। 9 लोगों के जिनके नाम सामने आए हैं। एक तवील मुशावरत चली और आप देखेंगे तो बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी, जिनको मैदान में उतारा गया, 2 बार के एमएलए, 1 बार के मिनिस्टर हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सजाद शाहीन को भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का नाम देकर यहां से उतारा है। बदरवा सेगमेंट से नदीम शरीफ नियाज कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे, डीडीसी मेंबर हैं और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद शरीफ नियाज के ये फर्जंद हैं। इसके अलावा फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का नाम दिया गया कि एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है महबूब इकबाल, जिनको मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की जानिब से। डोडा वेस्ट सीट से नए उम्मीदवार हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत। डोडा ईस्ट से शेख रियाज अहमद को मैदान में उतारा गया, यह भी नया नाम है। डोडा ईस्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो फॉर्मर एमएलए और मिनिस्टर हैं रहे हैं
खालिद नजीब सोहरवर्दी को उतारा है। इंद्रवाल से शेख जफरुल्ला जो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा साबिक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस पार्टी ने डूरू जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से मैदान में उतारे हैं। सुरिंदर सिंह चन्नी साउथ कश्मीर के त्राल से मैदान में उतारे गए हैं और साबिक पीसीसी चीफ पीरजादा मोहम्मद सईद अनंतनाग कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतारेंगे। एक सीट कुलगाम साउथ कश्मीर के अंदर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब को गई है जो सीपीआईएम को वाहिद सीट गई। एक और जगह उन्होंने कैंडिडेट फिल किया था लेकिन बाद में जिसकी तस्दीक उमर अब्दुल्ला ने भी की कि उनसे बात हुई और मुशावरत के बाद उन्होंने वहां से उम्मीदवार मैदान में ना उतारने का, यानी देवसर से अगर सीपीआईएम जाती है तो फिर उन्होंने कहा कि कुलगाम में मुश्किलात पेश आ सकती थी, वहां पर कोई तनाज़ा खड़ा ना हो, इसलिए पहले से ही चीजों को एक तरह से ठीक कर लिया गया, तनाज़ा खत्म किया गया। तो कांग्रेस के 9 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 18 नाम जो कि पहले फेज में, आज आप देखेंगे पर्चा नामजदगी का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन पार्टियों की जानिब से ये 30 के करीब जो उम्मीदवार हैं दोनों ने फिलहाल मैदान में उतार दिए हैं। अब दूसरी खबर के साथ कि दीगर कई तंजीमें हैं, कई जमातें हैं जो बड़ा दिलचस्प इस इलेक्शन को इस बार बना रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रही थी और रिप्रेजेंटेशन ना मिलने पर नाराजगी का भी इजहार किया जा रहा था। इन सब के बीच में ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी APSCC कश्मीर ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि असेंबली इंतखाबात में कश्मीर सूबे के अंदर 3 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारेगी और कमेटी की जानिब से यह डिसाइड हुआ है कि पुष्पिंदर सिंह जनूबी कश्मीर के त्राल से मैदान में उतरेंगे। सेंट्रल शाल्टिंग श्रीनगर और बारामूला से भी 2 उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर मैदान में उतारे जाएंगे और इनका ऐलान बाद में किया जाएगा। एक स्टेटमेंट जो जारी किया गया है ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रायना की तरफ से, और कहा कि कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये प्लान तरतीब दे दिया गया है कि अपने कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में उतारेगी। जब मुख्तलिफ पार्टियों ने उन्हें नजरअंदाज किया, ये इल्जाम भी लगा, तो अपने लेवल पर उन्होंने ये फैसला लिया और मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए और इन सीटों को जीतने के लिए उन्होंने भरपूर ताउन और इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत की अपील भी की है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कहा कि वो भी सामने आए। सिख कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं 3 अलग अलग एरियाज हैं, एक का नाम जो मैंने आपके सामने रखा त्राल से पुष्पिंदर सिंह जिनको मैदान में उतारा गया है, श्रीनगर की जो सेंट्रल शाल्टिंग वाली सीट है और बारामूला, इन दोनों से अभी अनाउंस किया जाएगा, तो इसका इंतजार थोड़ा और अभी हमें करना होगा। लेकिन सिख तंजीम जिसका काफी असर और रसूख है, जम्मू कश्मीर की सियासत पर काफी असरअंदाज इस बार हो सकती है, मुख्तलिफ जगहों से, अगरचे 3 ही उम्मीदवार हैं, जम्मू प्रोविंस के अंदर भी इस तरह की तैयारियां चल रही थी लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। कश्मीर में इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि वादी कश्मीर के अंदर 3 मुख्तलिफ मकामात पर सिख तंजीम अपने जो लीडरान हैं उनको मैदान में उतारने के लिए तैयार है। ये तो सिख तंजीम की बात थी। इससे पहले हम नॉमिनेशन वाली खबर पे जाएं, हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। आपको खबर जरा जमात के ताल्लुक से भी बनाएं और जमात इस्लामी की जानिब से भी एक अहम तरीन ऐलान किया गया है कि असेंबली इंतखाबात में वो उतरेंगे, उम्मीदवारों की सपोर्ट करेंगे, लेकिन किन उम्मीदवारों की? जो आजाद उम्मीदवार होंगे और जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से पाबंदी हटाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, उनको यकीन दहानी कराई गई है कि आप लोगों के साथ जाया जाएगा। ये बात उस वक्त सामने आई है जब आपको याद होगा कि चंद रोज पहले जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर जो पाबंदी लगी है 5 साल की मुद्दत के लिए मजीद उसमें तौसी कर दी गई और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पर जो बैन था वो मरकजी वजारत दाखिला ने फैसला लिया कि वो कंटिन्यू रहेगा। अब जाकर गुलाम कादिर लोन जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी के रहे, उनने कहा कि ये तंजीम वो उन तमाम कैंडिडेट्स को या उन किरदारों को सपोर्ट करेगी जो लीगल एफर्ट्स करेंगे, कानूनी तौर उनकी मदद करेंगे, ताकि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर जो बैन लगा है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत मरकजी सरकार ने मजीद 5 साल की मुद्दत के लिए बैन में तौसी कर दी, इसको हटाने के लिए जो हमारे साथ ताउन करेंगे, काम करेंगे। और ऐसे आज़ाद उम्मीदवार भी जो आप देखेंगे जो आज साउथ कश्मीर से मैदान में उतरेंगे, शायद उनके लिए भी खुले तौर पर आज सपोर्ट का ऐलान किया जा सकता है। आप सबको याद होगा कि गुलाम कादिर लोन जो कि हंदवारा क्रालगुंड नॉर्थ कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी वक्त से और इस पूरे जमहूरी तर्ज अमल का हिस्सा बनने की उनने फिर से तस्दीक की कि उनकी तंजीम जारी है। और 87-88 के बाद चूंकि जमात इस्लामी दोबारा मैदान में नहीं आई, लेकिन इस बार उनने क्लैरिफाई कर दिया कि
इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का वो हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन एक बात और साफ कर दी कि किसी भी सियासी जमात के साथ, किसी तंजीम के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, ना उन्हें किसी किस्म का कोई ऑफर आया। मगर यह जरूर है कि नॉमिनेशंस फाइनलाइज कर ली गई हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कौन कहां पर उतरेगा, किसको सपोर्ट की जाएगी, यह ऐलान हो सकता है कि आज दोपहर तक कर दिया जाए। जमात इस्लामी के लीडरान मुसलसल ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल अब इतनी बेहतर हुई कि उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की और कई मरतबा इंटरव्यूज में भी कहा कि जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात में 30, 35, 32 वर्षों के बाद कई जमात के जो सीनियर अरकान थे वो हमने देखे वोट करने के लिए आए और हालात की बेहतरी का दावा करते हुए लोकसभा इलेक्शंस में अच्छे नताइज के बाद या लोगों के जोश और जज्बे को देखते हुए मौजूदा सलामती सूरत हाल उनके मुताबिक बेहतर हुई है, तो इन इंतखाबात में भी उनका इंपैक्ट काफी बेहतर रहने वाला है या करेंगे और इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। नॉमिनेशंस फाइनलाइज हो चुकी हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। आज जमात की तरफ से एक अहम ऐलान बाद से पैर मुतवक्के है। चलिए, बात सियासत की हो रही है तो बात आज के दिन के हवाले से करेंगे, क्योंकि सियासी सरगर्मियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में तेज हुई है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तो 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरा ये कि आज आखिरी तारीख है, पहले मरहले के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर से लेकर खित्ते चनाब और फिर जम्मू के कुछ हिस्सों में इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हुई है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक भी नॉमिनेशन फाइल नहीं की है वो आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे और पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। आज पहले मरहले के लिए आखिरी दिन है, 27 तारीख है आज, और याद होगा आपको कि आखिरी दिन थी। कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी पहले ही जमा कराए हैं, जिनमें इल्तिजा मुफ्ती PDP के कुछ उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले ही नॉमिनेशन फाइल दाखिल कराई है, अपनी पार्टी और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं और खासकर सीनियर लीडर है, या जिस तरह से कल इत्तेहाद हुआ और उसके बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई, दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक हुआ और फिर जिस तरह से हमने खबर भी आपके सामने रखी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और वो उम्मीदवार आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और आज आखिरी तारीख है पर्चा नामजदगी दाखिल करने की। और इस हवाले से जनूबी कश्मीर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, इन अजला में पहले मरहले में वोटिंग होगी। 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। खित्ते चनाब की जब हम बात करते हैं तो डोडा, किश्तवाड़, वहां पे भी सियासी सरगर्मियां तेज है, वहां से भी आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और फिर रामबन जिला है, वो भी वहां पे भी पहले मरहले में इंतखाबात होने हैं और आज इस हवाले से आप देखेंगे कि सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है अनंतनाग से फिदा हुसैन हमारे साथ है, खित्ते चनाब से वसीम हमारे साथ है। फिदा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आज नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है, किस तरह की सियासी हलचल इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ थोड़ी देर के बाद एक बार फिर जो जोश, जो वलवला हमने लोकसभा इंतखाबात में जब पर्चे नामजदगी का आखिरी दिन था तो शायद यही सड़कें वो गवाह है, जब हजारों की तादाद में यहाँ के मकामी लोग जो है बाहर आए थे अपने उम्मीदवार के हक में। तो आज भी वही तस्वीरें देखने की उम्मीद है। ज़हूर थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरें एक बार फिर अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से नजर आएगी। कोशिश करेंगे हम कि वो सभी तस्वीरें सबसे पहले हम अपने टीवी स्क्रीन पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर के बाद उम्मीदवारों का आना शुरू होगा और सबकी नजरें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों पर भी टिकी हुई है, चाहे डूरू, चाहे कुकड़नाग, चाहे अनंतनाग, बिजबेहड़ा, मट्टन, पहलगाम। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर वहां के जो उम्मीदवार है वो थोड़ी देर के बाद उनका आना शुरू होगा, रोड शोज होंगे और साथ ही साथ जो नारेबाजी है वो भी आज सुनने को दिन भर मिलेगी। लेकिन जहां पर आज साबिक वजीर आला जो यहाँ पे PDP की रही है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी आज पहली बार अपनी किस्मत आजमाएगी और अब वो इलेक्टोरल प्रोसेस में बिल्कुल आ चुकी है और 1 से 1.5 बजे के आसपास वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेगी। वही साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज अपने
यहाँ पे उम्मीदवारों के साथ रहेंगे। जब वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े लीडरान हैं वो आज जिला अनंतनाग यानी कि जनूबी कश्मीर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आसिफ और ज़ोहर, मैं बता दूं आपको, आज आखिरी दिन है और इसलिए क्योंकि कल तक सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पत्ते नहीं साफ किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने पत्ते साफ नहीं किए थे, तो सबकी नजर इन दो पॉलिटिकल पार्टीज पर टिकी हुई थी। फिदा, एक चीज और भी बताइएगा, टाइमिंग जो हमारी जानकारी है कि हसनैन मसूदी साहब 10:30 बजे के आसपास अवंतीपोरा में नॉमिनेशन उन्होंने फॉर्म दाखिल करवाना है और इल्तिजा मुफ्ती भी 10 बजे के आसपास ही जो सरकारी दफ्तर है वहां पहुंचने वाली हैं। बाकी कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन पर आज सबकी नजरें हैं? और इतलात ये हैं कि साउथ कश्मीर से, क्योंकि नाराजगी वाला एक फैक्टर जिस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इन सब के बीच में जिन लोगों को अपनी सीटों से मौका नहीं मिला है वहां से आजाद कैंडिडेट्स का या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी आज तादाद काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। देखिए, वो भी एक बड़ी फौज है, उनकी भी एक बड़ी लिस्ट है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना पर्चा जो है वो हासिल किया था। लेकिन तब उनको उम्मीद थी शायद पार्टी की ओर से हमें टिकट मिलेगी, लेकिन जब कल शाम को तस्वीरें साफ हुई तो उसके बाद जैसे जैसे हमारे साथ भी बहुत सारे जो नाराज थे जिनको अब टिकट नहीं मिली, अब हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि नाराज लीडर की एक बड़ी फहरिस्त जो है वो हमारे पास है, उनका भी आना यहाँ पे होगा और वो जरूर पार्टी के हवाले से तो बात करेंगे, पार्टी के कहेंगे कि पार्टी ने धोखा दिया है, वो थोड़ी देर के बाद भी हम पता चलेगा। लेकिन बड़े चेहरे हैं जैसे यहाँ पे गुलाम अहमद मीर, इल्तिजा मुफ्ती के साथ साथ डॉक्टर महबूब बेग जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, मोहम्मद रफी मीर, उनमें अल्ताफ कुल्लू, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, सोफी अब्दुल गफ्फार के साथ साथ डॉक्टर बशीर वीरी, अब्दुल रहमान वीरी, पीर ज़ादा मोहम्मद सईद, पीर हुसैन, क्योंकि आप ये भी अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थोड़ी देर के बाद उनका भी यहाँ पे ये वो तस्वीर है जहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ से इनको इंटर करना पड़ेगा रिटर्निंग ऑफिस के अंदर और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजाम जो है वो रखे गए हैं। यहाँ पे सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो यहाँ पे जवान है वो नजर आ रहे हैं। आसिफ में आपको तस्वीर जो है रिटर्निंग ऑफिस जिसको हम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नाम से भी जानते हैं और वो ये दफ्तर है वो जहाँ से अभी थोड़ी देर के बाद लीडरान का आना जो है वो शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचेगा। आसिफ, चलिए फिदा, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल पर नजर रखिएगा। हमारे साथ आदिल भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ वसीम भी ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम, मैं आपके पास आ रहा हूं। चिनाब वैली के अंदर क्या तैयारियां? रात देर गए, काफी हलचल, कुछ नाराजगी भी काफी ज्यादा दिखी, कुछ बड़े चेहरे मैदान में हैं। इंतजामी सतह पर और पार्टी सतह पर क्या तैयारियां इस वक्त, क्या हलचल जिले के अंदर सुबह सुबह जब आखिरी दिन नॉमिनेशंस का आज है? देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक हमारे पास जो खबर आ रही है, आपने देखा था पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर किस तरह से आए थे और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है डीसी ऑफिस डोडा में भरा था। अब आज के दिन की अगर हम बात करें, आज के दिन की लोग इंतजार कर रहे हैं किस तरह से सारे लोग निकल के आएंगे और नॉमिनेशन फॉर्म अपना फिल करेंगे, जिसमें आपको बताना चाहूंगा बहुत बड़े बड़े चेहरे, जिसमें अब्दुल मजीद वानी एक्स R&B मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ साथ में शकील राज पारियार, उनके साथ कई सारे लोग, यानी कि अभी तक जो अटकलियां लगाई जा रही हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। और जहां पे अलायंस को लेके हम बात करें तो मुझे लगता है डोडा के अंदर अलायंस अब नहीं है, क्योंकि जहां पे हमने देखा कि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन किया था, वो गठबंधन अब जमीनी सतह पे नहीं देखने को मिल रहा है। 52 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से भी पहले जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कैंडिडेट को उठाया था, अब हम देख रहे हैं कि 53 से भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वहीं पे आप देखेंगे बदरवा के अंदर जो वहां पे भी अपना कैंडिडेट नदीम शरीफ न्याज को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया। तो लोगों में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि जब देर रात इस तरह की खबर सामने निकल के आई, एक तरफ से गठबंधन की जहां पे बात की गई थी, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि गठबंधन चिनाब वैली के अंदर अब नहीं नजर आ रहा है। तो लोगों में इस तरह के डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है और इस दिन का इंतजार, क्योंकि आज का आखिरी दिन है और इस दिन का इंतजार किया जा रहा था कि कब ये दिन आए और कौन कौन से नए चेहरे सामने निकल के आएंगे। क्या टाइमिंग सेट की गई है जब ये नॉमिनेशंस का सिलसिला एक्सपेक्ट करें 9:30 पौने 10 के आसपास शुरू हो?
उसके बाद ही क्या बोलते हैं इसका जो ये जो नॉमिनेशन फॉर्म जब फिल किए जाएंगे 10:30 के करीब लगभग, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा 5 से 7 लोग होंगे जिनने आज नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, जिसमें अब्दुल मजीद वानी है, साथ साथ में महराज मलिक है और साथ साथ में शक्तिराज परिहार। और भाजपा की तरफ से जिस तरह से बताया जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र जी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचेंगे, उनके साथ साथ ही वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे, जिसमें शक्तिराज परिहार होंगे और साथ साथ में गजय सिंह राणा, उनके साथ भी वो जाएंगे और नॉमिनेशन अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, सूरत हाल पर नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए वसीम। अजय शान भी हमारे साथ किश्तवाड़ है, उनके पास भी चलेंगे। आदिल शाहनवाज हमें पुलवामा से ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, पुलवामा के अंदर कौन बड़े चेहरे जिन पर सबसे ज्यादा नजर है, और कहा जा रहा है कि एक लंबी फहरिस्त है, आजाद उम्मीदवार भी और फिर कुछ जमात वाला एक फैक्टर जिस पर काफी ज्यादा इस वक्त डिबेट्स और डिस्कशंस हो रही हैं। नॉमिनेशंस ऑलरेडी जमात की तरफ से भी कहा गया कि उनकी भी फाइनलाइज हैं, कुछ को वो सपोर्ट कर सकती हैं, कुछ अपने भी उम्मीदवार मैदान में उतारे जा सकते हैं। क्या तैयारियां हैं, जरा मजीद तफसीलात दीजिएगा। बिल्कुल आसिफ, हम आपको बताएंगे कि बड़े तकरीबन 10 साल के बाद जो है ये दिन जो है अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अब असेंबली इंतखाबात है उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जो अब जो नॉमिनेशन बनने का वक्त जो है वो भी आ रहा है। और अगर हम बात करें पुलवामा की, तो पुलवामा की जो 2 इंतखाबी नशस्त है, चाहे पुलवामा हो या राजपुरा, तो उनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं, हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे। मेरे पीछे जो रिटर्निंग ऑफिसर पुलवामा है जो DCH के अंदर रखा गया है, तो यहाँ पे जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यहाँ अपना जो है फॉर्म सबमिट करेंगे। वही नीचे जो बाकी ACD ऑफिस पुलवामा है, वहाँ पे जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ अपना नामांकन भरेंगे। तो सबसे बड़े जो चेहरे आज दिखेंगे वो है PDP के जो उम्मीदवार है वहीदुल अमान पर्रा, जो यहाँ पे पुलवामा निशस्त पे जो है अपना फॉर्म भरेंगे। साथ ही में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन मीर जो साबिका MLA भी है वो भी अपना जो है फॉर्म भरेंगे राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लेकर। और सबसे बड़ी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो यहाँ पे खुद आने वाले हैं पुलवामा के अंदर, और जो इनके जो उम्मीदवार है उनके सपोर्ट में यहाँ पे आएंगे। आदिल, ये बताइएगा चूंकि आज आखिरी दिन है, अभी तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं और आज कितने उम्मीदवार हो सकते हैं जो आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे? बिल्कुल जोर, हम आपको बताएंगे तकरीबन 40 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने जो फॉर्म है यहाँ से लिया है, लेकिन आज यहाँ पे तकरीबन 30 से ज्यादा जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिटर्न किए जाएंगे, यानी तो यहाँ पे फाइल किया जाएगा, जिनमें कई सारे बड़े चेहरे भी हैं, साथ साथ कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं और कुछ ऐसे भी है जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले जो कुछ कैंडिडेट हैं वो भी अपना यहाँ पे जो है फॉर्म भरने वाले हैं। तो इस हवाले से मैं वही पूछने वाला था, जमात के तकरीबन कितने मेंबर्स हैं? एक बात तो ये कि वो डायरेक्टली खुद जाएंगे, दूसरी बात जो गुलाम कादिर लोन साहब कह रहे थे जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं जमात के, वो कह रहे थे कि हम शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें अगर वो उनकी लीगली मदद करते हैं बैन हटाने में जमात के ऊपर जो मरकजी वजारत दाखिला ने लगाया है। तो क्या ये दोनों चीजें दिखेंगी, खुद भी जाएंगी या किसी के सपोर्ट के साथ? बिल्कुल, फिलहाल हमारे पास जो खबर आ रही है वो है कि जो जमात इस्लामिया का एक जो कैंडिडेट है राजपुरा इंतखाबी नशस्त से, वो अपना फॉर्म जो है सबमिट करने वाले हैं। फिलहाल वो एज ए इंडिपेंडेंट जो है अपना फॉर्म भरेंगे, वो बाद में देखने को मिलेगा कौन पार्टी इसकी हिमायत करेंगे, कहाँ पे ये जाएंगे, लेकिन फॉर्म जो है सबमिट करने वाले एक ही कैंडिडेट जाएगा। और फिलहाल जो सिक्योरिटी है यहाँ पे अगर बात करें, सिक्योरिटी के काफी इंतजाम किए गए हैं, खासकर जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपर्ट जो ऑब्जर्वर है, सिक्योरिटी ऑब्जर्वर है या जनरल ऑब्जर्वर है, उन्होंने यहाँ पे कल एक मीटिंग भी ली थी, कई दिनों से यहाँ पे मीटिंग भी ले रहे हैं ताकि जो यहाँ पे जो इंतजाम है उनको मुकम्मल किए जा सके। आदिल, आप हमारे साथ रहिएगा, स्क्रीन पे आप हैं। अजय शान भी किश्तवाड़ से हमारे साथ है। अजय, क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या हलचल जिले के अंदर? क्योंकि बीजेपी ने भी जो एक सबकी नजरें थी कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है, तो वो भी लिस्ट अब हम सबके सामने आ चुकी है। कुछ नए चेहरे मैदान में हैं, एक्सपीरियंस कैंपेनर, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर MLAs ऑलरेडी मैदान में उतारे गए डोडा किश्तवाड़ से। पर्टिकुलरली आपके वाले बेल्ट के अंदर इस वक्त क्या तैयारियां हैं, और बाकी खेमे जहां नाराजगी भी काफी ज्यादा रात देर गए, हमने रेजिग्नेशंस का भी एक सिलसिला देखा, क्या सारी सूरत हाल जिले के अंदर है और आज दिन में हम क्या तवक्को करें, कितने एक नाम सामने आ सकते हैं? जी आसिफ, देखिए आज का दिन जो है ये मैराथन एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि किश्तवाड़ जी
सकता। आज आखिरी दिन है, चाहे इंडिपेंडेंट हो या पार्टी के जो नॉमिनेशन लेके आए हैं वो सभी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 3 मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सुरूरी, सुनील शर्मा और सजाद किचलू, ये जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं ये अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि गुलाम मोहम्मद सुरूरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गठबंधन हुई थी इंद्रवाल सीट पर, एक प्यारेलाल शर्मा को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हरी झंडी दी गई थी, उनका बड़ा प्रोग्राम चला, स्वागत किया गया उनका। लेकिन कल जो नई लिस्ट आई उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार जफरुल्लाह को दिया गया। उसके बाद प्यारेलाल ने वो सीट रेजिग्नेशन दिया है, वो भी इंडिपेंडेंट अपना फार्म भर रहे हैं जैसे उन्होंने दावा किया है। तो इंडिपेंडेंट की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर खाने नाराजगियां बहुत हैं जिस प्रकार से गठबंधन में सीटें बांटी गई है। हालांकि दूसरी पार्टियों में भी नाराजगियां हैं टिकट बांटने को लेकर, लेकिन वो अंदर अपने सेटलमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल काफी गर्म है। आने वाले दिनों में माहौल बढ़ेगा, लेकिन आज जो मैराथन एक्टिविटी होने वाली है नॉमिनेशन फाइल करने को होने वाली है, क्योंकि तीनों आरओ जो हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हैं और सभी के सभी वहीं पर जाके अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि चिनाब बेल्ट के अंदर पर्टिकुलरली जो किश्तवाड़ है, बहुत सारे एरियाज डिलिमिटेशन के बाद इधर से उधर गए, वोट परसेंटेज कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। क्या ये सारी चीजें इस बार पॉलिटिकली असरअंदाज होने वाली हैं? इसलिए क्योंकि कल तक जहां सिर्फ 8 या 10 उम्मीदवार होते थे, आज एक लंबी लिस्ट हम देख रहे हैं। कुछ नाराज लीडर्स, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैसियत से आ रहे हैं, मैदान में आए और ये तादाद 2 दर्जन के करीब पहुंच रही है। जी, किश्तवाड़ के अंदर भी बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, देखिए ये जो पॉकेट्स एक जगह से उठा के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले गए हैं, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो भी स्प्लिट हुआ है, जिस वजह से जो लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनको भी दिखते आ रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक भी बंट गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस दिक्कत में थे कि किस सीट से लड़ा जाए। तो अब जबकि उन्होंने आत्मी फैसला ले लिया है, लेकिन इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। खासकर इंडिपेंडेंट उनके जो वोट बैंक है ट्रेडिशनल वोट बैंक में, उसमें सेंस जरूर लगा सकते हैं जिस प्रकार के सिग्नल्स आ रहे हैं। तो उसका असर कहीं ना कहीं परिणामों पर दिखेगा और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसको टारगेट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आदिल, फिदा हुसैन और साथ साथ वसीम, आप तमाम का। लेकिन इससे पहले ब्रेक पे जाएं। किश्तवाड़ से जब किश्तवाड़ की बात हो रही है तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज लीडर नजर आए उनमें प्यारे लाल भी थे, अपने पूरे काडर के साथ, जिनमें उनके साथ मकामी सतह पर जो सुदूर काम कर रहे थे, पार्टी के बाकी इंचार्ज वगैरह थे। परसों जब उनका स्वागत हुआ, हमें याद है कि 1000 से ज़्यादा लोग उनको वहाँ इस्तकबाल करने पहुँचा। लेकिन रात देर के जब पता चला कि उस हिस्से से या उनके एरिया से, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उस असेंबली हल्के से कांग्रेस के जफरुल्लाह को टिकट चला गया है, तो रात के वक्त में निस्फ रात को वो सामने आए, इस्तीफा दे दिया, पूरे काडर को अपने साथ ले गए और आज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरेंगे। लेकिन कहा क्या, नाराजगी का इजहार कैसे किया, वो जरा सुनिएगा। तो आज क्या हुआ कि आपको मैंडेट क्यों नहीं मिला पार्टी की तरफ? देखिए, ये इंदरवाल के लोगों की बदकिस्मती है। आज हमें किरण जागी थी कि 75 साल के बाद आज लोकल कैंडिडेट दिया जाएगा और उमर साहब ने, फारूक साहब ने यहाँ बोला था, स्टेज पे उमर साहब ने बोला था छात्रों की धरती पे कि आज मैं आपको लोकल दूंगा, अगर हार के आओगे तो मेरे पास नहीं आना, जीत के आओगे तो मेरे पास आ जाना। तो हमने वो तय किया था कि आज हमने एज ए लोकल इलेक्शन लड़ना है। तो हम कहीं पॉलिसियों के शिकार हो गए। जो लोग इंदरवाल को नहीं चाहते हैं, जो इंदरवाल के लोगों को दबाना चाहते हैं, तो उसके शिकार मेरे लोग हो गए। जबकि कल इतना हजूम, 5 से 10 हजार लोग मुझे वेलकम करने सिंतन टॉप तक पहुंचे, इंदरवाल के लोग, और उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया। खैर, आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे था, और मेरे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट आतिफ साहब है और दूसरे ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी किश्तवाड़ में, उनने भी फोन पे मेरे साथ बात की। मेरा कैडर, जितना मेरा वर्कर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जुड़ा था, प्यारेलाल के साथ जुड़ के प्यारेलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा था। तो आज हम सारे इस्तीफा दे रहे हैं। मैं सुबह मैं अपने सारे फैन, मुझे चाहने वाले इंदरवाल के लोग जो है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अपना मराद दो ना करिए। मैं कल इंडिपेंडेंट एज इंदरवाल का बाशिंदा, एज इंदरवाल का कैंडिडेट जो मुझे लोगों ने चुना है, मैं कल फार्म भरने जा रहा हूं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने लोगों पे कि आज वो दिखा देंगे कि लोकल, नॉन लोकल और हमसे हमारी बेइज्जती, ये मेरी प्यारेलाल की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे इंदरवाल की आवाम की मेरी बेइज्जती है।
तो इसको बर्दाश्त कतई इंदरवाल नहीं करेगा। वो दिखा देगा। और 4 तारीख जब संदूकड़ियां खुलेगी तब उनको पता चलेगा, मेरे हाईकमान जिन्होंने धोखा किया इंदरवाल के साथ, उनको पता चलेगा कि इंदरवाल क्या है, इंदरवाल की आवाम क्या है। इंदरवाल की आवाम इज्जतदार है। उनको ऐसे वो कैसे है आपस में, जब इज्जत में बात आती है तो पूरे इंदरवाल के लोग खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस पार्टी से इस्तीफा देके कल इंडिपेंडेंट फॉर्म भरने। प्यारेलाल कांग्रेस को जब टिकट मिला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से नाराज नजर आए, कह रहे हैं वादा भी किया गया लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। और आज पीडीपी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। पीडीपी के जो वाइस डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल हैं बिलाल शेख, वो भी पार्टी से अलग हो चुके हैं, शायद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आए। नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा वस्ती कश्मीर से और पीडीपी के लिए वहाँ से अच्छी खबर, पर्टिकुलरली जब अवामी नुमाइंदे जो ऑलरेडी मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हो, एक्टिव मोड में हो, वो अगर नाराज़ नजर आए तो वो काफ़ी ज़्यादा डिच करते हैं किसी भी सियासी जमात को। तो बिलाल शेख भी 23 से 24 बरस पीडीपी में उनने गुजारे, अब पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार करते हुए मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो मनशियात पर भी बात करेंगे और बात करेंगे बीजेपी के खेमे में भी नाराजगी है। और पहली लिस्ट जब जारी हुई तो दिल्ली से जम्मू कश्मीर वोटरों को लुभाने कौन पहुंचेगा, कैसे कैंपेन आगे चलेगी, इस ताल्लुक से भी बात करेंगे।